नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल ज्ञानपुर में। ज्ञानपुर क्लास आपके लिए सदैव तत्पर है एक अच्छी ज्ञान की बातें और अच्छे नॉलेज को आप तक डिलीवर करने के लिए। इसी के अकॉर्डिंग आज मैं आप सभी के बीच में ज्ञानपुर क्लास लेकर आया है एक टेस्ट सीरीज़, जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है। इसमें हम कुछ लगभग 10 से 12 क्वेश्चन को इसमें हम कवर अप करेंगे। काफ़ी हल्का फुल्का नॉर्मल क्वेश्चन और थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन, जिसको लेकर हम आगामी परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं और इसको दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों की क्या खूबियत है, क्या खासियत है। कुंचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुंचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आइए जानते हैं क्या कुंचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ये कुंचिपुड़ी जो है भारत की क्या है, एक सुप्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में, यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्ण जिले के देवी तालुक में स्थित कुंचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण परिवार नृत्य का यह अभ्यास था। ये क्या है ना कि कुंचिपुड़ी गांव है, वहाँ पे ब्राह्मण परिवार के जो थे वो उनका एक जो डांस करते थे, एक नृत्य करते थे, जो दिन प्रतिदिन वो अभ्यास करते थे। उसी अभ्यास को एक नृत्य की शैली प्रदान की गई। उसी शैली को हम कहते हैं कांजीपुड़ी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसको नाम पड़ गया। आइए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण 3। क्या है? अरुण 3 पनबिजली परियोजना। अरुण 3 पनबिजली परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का संबंध किस देश से है? जिसमें 23 फरवरी 2017 को आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने इस योजना हेतु 5,723.72 करोड़ रुपये के निवेश को सहमति जारी की। तो इसमें सहमत जारी की है नेपाल ने। जिससे अपने प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल भाग के ट्रांसमिशन घटक के लिए मोदी जी ने इसको 1,236.13 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से निवेश को अपनी स्वीकृति दे दी है। कब? ये 3 मार्च 2019 को मोदी जी दिए हैं। ये पिछले पूछ रहा है 23 फरवरी 2017 की आर्थिक मामलों में। तो जब 17 की बात करेगा 5,723.72 करोड़ की बात, तब भी नेपाली होगा। और जब 2019 की बात करेगा करंट में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, समझ इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत क्या हुआ था, तो इसमें इनकी अध्यक्षता में 1236.13 करोड़ रुपए की अनुमति मोदी जी ने इसकी स्वीकृति दी थी नेपाल में ही, नेपाल भाग के लिए। आइए, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किए थे जोसेफ स्पीडन। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार अंग्रेज राज जोसेफ स्पीडन ने 1824 ईस्वी में किया था। इन्होंने 1824 ईस्वी में जो क्या है सीमेंट का, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। पश्चिम घाट किन समिति प्रजातियों के समृद्ध हैं? जो पश्चिम घाट ये तो है फूलों के लिए। जब अकॉर्डिंग दिखाए ऐसे पक्षियों, मेढक, शेरों और कछुओं की दृष्टि से, तब इसमें क्या होगा? उभयचर को लिया जाएगा। यानी उभयचर में कौन है? इसमें मेढक होते हैं। देखिए इसमें थोड़ा डिटेल बताते हैं। अभी पश्चिमी घाट में कम से कम 84 उभयचर प्रजातियाँ, 16 चिड़ियों से प्रजातियाँ और 7 स्तनपायी, और 1600 फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो विश्व में और कहीं नहीं है। कहाँ पे? विश्व में और पश्चिमी घाट की में ही यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें क्या होगा? मेढकों से। इस पर पश्चिमी घाट में किन समिति प्रजातियों को संबद्ध है? तो मेढक को हम ले लेंगे, उभयचर में हो जाएगा, क्योंकि इसमें फूल तो है ना, तो मेढक को हमने यहाँ पे रख लेंगे आंसर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? देखिए भारतीय संविधान बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। बहुत लोग 26 जनवरी 1952 मार देंगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950। कब? 26 जनवरी 1950। राइट आंसर इज ए। टमाटर सॉस में पाया जाता है, जो हम लोग टमाटर के सॉस खाते हैं घर पे, उस सॉस में क्या पाया जाता है? तो सॉस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ए, साइट्रिक अम्ल।
साइट्रिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्लों की लवणता को पाया जाता है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, माने हाइड्रोजन प्लस आयन माने धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन देता है। भारत के संविधान में संघीय फेडरल शब्द का प्रयुक्त कहाँ हुआ है? अगर इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे भारत संविधान में संघीय फेडरल शब्द का जो देखेंगे तो न उद्देशिका में हुआ है, न भाग 3 में हुआ है, न अनुच्छेद 368 में हुआ है, कहीं नहीं है। एक तरह से कह लेना कि भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का उपयोग का है, प्रयुक्त जो हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। राइट आंसर इज डी। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? देखिए नोबेल पुरस्कार का जो आरंभ था 1901 में किया गया था। राइट आंसर ए। लेकिन थोड़ी सी इसकी गहनता को हम जानते हैं। अगर नोबेल फाउंडेशन की अगर स्थापना को हम जानेंगे तो नोबेल फाउंडेशन की अगर स्थापना हुई थी तो 29 जून कब हुई थी? 29 जून 1900 को हुई थी। नेशनल फाउंडेशन की स्थापना नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1900 में हुई थी। परंतु 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, जब अर्थशास्त्र की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो अर्थशास्त्र की जब शुरुआत देखा गया तो 1968 से की गई थी। जब पर्टिकुलरली जब अर्थशास्त्र से पूछे कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया रहा तो 1968 से इसकी परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। मतलब नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था कि हेनरी ड्यूनेट को और फ्रेंच पीसी सोसाइटी जो के संस्थापक थे कौन? फ्रेडरिक पैसी को। तो मतलब हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पैसी को दोनों लोगों को संयुक्त रूप से क्या पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसकी डीप भी जानेंगे तो एक क्वेश्चन से क्या होता है ना, कई क्वेश्चन को हम जान सकते हैं। स्टंप हम जब गाड़ते हैं तो भूमि से उसकी स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो कई लोगों का राइट आंसर आ रहा था 22 इंच, किसी का 24 इंच, लेकिन फिर भी इस पर अगर आप जानते हैं तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 इंच। निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? देखिए तारा चंद्रमा जो है क्या है? आप लोग सभी जानते हैं उपग्रह है। शुक्र ग्रह है। पृथ्वी है क्या है? ग्रह है। सूर्य क्या है? सूर्य को पहले लोग क्या जो थे आचार्य जो थे पहले के, मतलब कहा जाए कि जो पहले के जो हमारे पूर्वज थे पहले सूर्य क्या मानते थे? सूर्य को भी ग्रह मानते थे। लेकिन क्या है? सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा। क्योंकि सूर्य के चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं। कौन? ग्रह लगाते हैं। और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह। तो इसी चीज़ से एक क्वेश्चन से आप कई चीज़ को समझिए। जब कह दे तारा तो भाई तारा किसे कहते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है तारा सूर्य। लेकिन जब पूछ दे चंद्रमा कौन? भाई चंद्रमा जान ले हम भाई उपग्रह है। अब लेकिन उपग्रह तो ग्रह क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन को अपने दिमाग में पुटअप करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप निर्मित कीजिए, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी करते हैं, जब कुछ पढ़ते हैं, सेल्फ कोई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, उससे आपका ज्ञान क्या होता है ना, लगभग 70% चीज़ वो क्या करता है? ग्रेडअप करता है। वो तेज़ी से क्या होता है? डेवलप करता है। इसलिए अपने आप से प्रश्न पूछें। तो अब जब अपने आप से अपनी भावनाओं से अंतरात्मा से प्रश्न पूछेंगे तो आपकी भावना क्या होगी? और तेज़ी से विकास करेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल के जानते हैं, क्योंकि क्लास 5 तक लगभग पढ़ा दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते हैं। इतनी चीज़ें जान जाते हैं। लेकिन जब पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या कहते हैं? हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? तो भाई निर्मल सी बात है, कार्बनिक द्रव्य वो पैदा करते हैं। कार्बनिक जो द्रव्य होता है तो वो पैदा करते हैं। हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे एवं अन्य जीव प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में पौधा सूर्य से प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पुटअप हो जाएगा यहाँ से, समझिए। जो सूर्य से जो ऊर्जा लेता है
पौधा वो किस वे में लेता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा में लेता है। जर्नल से छोटी छोटी बातें आप उसको ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। तो प्रकाशीय ऊर्जा में, और उसको बदल देता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तथा CO2 पानी जैसा साधारण पदार्थ को जटिल कार्बन यौगिक कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। देखिए जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे साधारण पदार्थों को जटिल कार्बन यौगिक में, ये कार्बन यौगिक कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। तो कार्बनिक द्रव्य के रूप में क्या करता है हरे पौधों को। इस पर देखिए कई सारे क्लू लिख लेंगे आप, इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे, ये प्रोसेस है, तो कई सारे पर टिप्स होते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान आप सभी के लिए मैं छोड़ता हूँ, बहुत नॉर्मल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्लास 4-5 का ही बच्चा आजकल बता देगा कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज्ञानपुर क्लास को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज जब मैं आप सभी को इस वीडियो में भी बता दूं कि ज्ञानपुर चैनल के नाम से बहुत सारे चैनल ओपन हो गए हैं। काफ़ी, तो मेरा पुराना चैनल है लेकिन काफ़ी चैनल ओपन हो गए हैं, इसी वजह से मैं आज अपनी क्लास को थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ, ज्ञानपुर क्लास कर दिया हूँ अपने चैनल को। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ज्ञानपुर क्लास को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।